भारत द्वारा प्रस्तावित हिंद महासागर के जल के नीचे भौगोलिक संरचना का नामकरण। भारत द्वारा प्रस्तावित नामों को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (ISO) और यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग (IOC) द्वारा हिंद महासागर के जल के नीचे 3 भौगोलिक संरचनाओं के नामकरण के लिए चुना गया है। महासागरीय जल के नीचे संरचना 2 संरचनाओं का नाम मौर्य वंश के शासकों पर रखा गया है: अशोक समुद्री पर्वत और चंद्रगुप्त कटक, तथा तीसरी संरचना का नाम कल्पतरु कटक है। खोज: हाल ही में नामित तीनों संरचनाओं की खोज भारतीय दक्षिण महासागर अनुसंधान कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, गोवा के समुद्री विज्ञानियों के द्वारा की गई थी। यहाँ पे है ये चंद्रगुप्त राइट है, ये अशोक सी माउंट है, ये कल्पतरु राइट्स है। भारतीय दक्षिण महासागर अनुसंधान कार्यक्रम यह एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण अन्वेषण कार्यक्रम है जिसमें NCPOR वर्ष 2004 से नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। इन समुद्री अन्वेषणों का उद्देश्य जैव भू रसायन, जैव विविधता, निचले वायुमंडलीय प्रक्रियाओं, पूरा जलगतिकी, वायु समुद्र अंतःक्रियाओं तथा अन्य अनुसंधान क्षेत्रों का अध्ययन करना है। NCPOR और अवस्थिति: ये संरचनाएं हिंद महासागर के दक्षिणी पश्चिमी भारतीय रीज क्षेत्र में स्थित है। भारत द्वारा प्रस्तावित अन्य संरचनाएं: हिंद महासागर में वर्तमान में 7 संरचनाएं हैं जिनका नाम भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अशोक समुद्री पर्वत, इसकी खोज भारत अनुसंधान दल ने रूसी समुद्री पोत अकादमी निकोले स्ट्रोखोव की सहायता से वर्ष 2012 में इस समुद्री पर्वत की खोज की थी। यह अंडाकार संरचना 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कल्पतरु कटक, भारतीय अनुसंधान दल ने रूसी समुद्री पोत अकादमी निकोले स्ट्राखोव की सहायता से वर्ष 2024 में इस कटक की खोज की थी। यह 430 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत क्षेत्र है जो संभवतः समुद्री जीवन, आवास, आश्रय और विभिन्न प्रजातियों के भोजन का आधार है। चंद्रगुप्त कटक वर्ष 2020 में भारतीय महासागर अनुसंधान पोल MGS सागर द्वारा खोजा गया है। यह लंबा और अंडाकार क्षेत्र है जो कुल 675 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। रमन कटक, इसकी खोज 1951 में एक अमेरिकी तेलपोत द्वारा की गई थी। इसका नाम वर्ष 1992 में भौतिकी विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रमन के नाम पर रखा गया। पर्णिकर समुद्री पर्वत, इसकी खोज 1992 में भारतीय रिसर्च पोत सागर कन्या द्वारा की गई थी। इस समुद्री पर्वत का नाम प्रसिद्ध समुद्री विज्ञानी N.K. पर्णिकर के नाम पर रखा गया। सागर कन्या समुद्री पर्वत, इस संरचना का नाम वर्ष 1991 में रिसर्च पोत सागर कन्या के नाम पर रखा गया जिसने वर्ष 1986 में अपनी 22वीं सफल यात्रा पूरी की थी जिसके फलस्वरूप इसकी खोज हुई। D.N. वाडिया गायोट जल के नीचे ज्वालामुखी पर्वत का नाम है। 1993 में भूविज्ञान D.N. वाडिया के नाम पर रखा गया था जब वर्ष 1992 में सागर कन्या पोत द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसरो का भूस्खलन एटलस, केरल के वायनाड, जहां एक घातक भूस्खलन की घटना हुई थी जिसमें लगभग 200 लोगों की जान चली गई थी, को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में 13वां स्थान दिया गया है।
जो प्रमुख सामाजिक आर्थिक मापदंडों को संदर्भ भूस्खलन के जोखिम पर आधारित है। भारत का भूस्खलन एटलस में भारत के 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 147 भूस्खलन संभावित जिलों का मूल्यांकन और रैंकिंग की है, और यह डेटाबेस हिमालय और पश्चिमी घाट के भारत के भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों को कवर करता है। निर्माणकर्ता: भारत का भूस्खलन एटलस राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा फरवरी 2023 में तैयार किया गया। NRSC ने 1:25,000 पैमाने पर भूस्खलन खतरा क्षेत्रीकरण LHZ मानचित्र और एटलस को तैयार किया है। डेटा स्रोत: IRSC डीप पैनलिस्ट रिसोर्सेस के द्वारा 1 से 2 सेकेंड से उच्च लेकर अति उच्च रिज़ॉल्यूशन प्राकृतिक उपग्रह डेटाग्राह प्राप्त किया है तथा भूस्खलन के मानचित्र कर हवाई चित्रों का प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक भूस्खलन संभावित जिला: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग को भूस्खलन एटलस में प्रथम स्थान दिया गया है। सुवेद्यता संवेदनशीलता: पश्चिमी घाट के निवासी और परिवार, विशेष रूप से केरल में अत्यधिक जनसंख्या और घरेलू घनत्व के कारण भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील है। हालांकि पश्चिमी घाट में हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में भूस्खलन की घटनाएं कम होती है। पश्चिमी घाट की खड़ी ढलानों पर भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की जाती है, लेकिन फिर भी यह मुख्य रूप से ढलानों पर मृदा का आवरण नियंत्रित करती है। छत्तीसगढ़ में देश के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी। हाल ही में बाघों की आबादी में गिरावट के कारण छत्तीसगढ़ में एक नया बाघ अभयारण्य स्थापित करने को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो देश में तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। छत्तीसगढ़ के बाघ अभयारण्य: छत्तीसगढ़ में वर्तमान 3 बाघ अभयारण्य हैं: आचानकमार टाइगर रिजर्व मुंगेली, इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद। नया टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। यह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और एवं तमोर पिंगला अभयारण्य को एकीकृत करेगा। यह मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिलों में विस्तृत होगा। नए बाघ अभयारण्य की स्थापना के कारण जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की आबादी वर्ष 2014 में 46 से घटकर वर्ष 2022 में 17 हो गई है। तुलनात्मक रिजर्व क्षेत्र: आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व 3,296.31 वर्ग किलोमीटर के साथ देश में सबसे बड़ा है। इसके बाद असम में मानस टाइगर रिजर्व 2,837 वर्ग किलोमीटर है। दोनों रिजर्व में 58 बाघ की संख्या है। 2024 में बाघों की मौत में गिरावट: भारत में 1 जनवरी से 29 जुलाई 2024 के बीच बाघों की मृत्यु 81 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष इस अवधि में 114 अर्थात 29% गिरावट थी। शावक मृत्यु दर में कमी: बाघों शावकों की मृत्यु भी वर्ष 2023 में 13 से घटकर 2024 में 8 हो गई। 2023 के आंकड़े: वर्ष 2023 में एक दशक में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु दर्ज की गई, जिसमें 178 मृत्यु हुई। 5वां अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022: भारत में 3,682 बाघ हैं, जो दुनिया की बाघों की आबादी का 70% से अधिक है।
प्रोजेक्ट टाइगर और हालिया पहल। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में 9 बाघ अभयारण्यों के साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से की गई, जिसका उद्देश्य देश में बाघों की आबादी में वृद्धि करना था। वर्ष 2023 में 50वीं वर्षगांठ। प्रोजेक्ट टाइगर 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण के लिए अमृत काल का विजन लॉन्च किया। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस 7 बिग कैट्स बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए 2023 में लॉन्च किया गया। IBCA का लक्ष्य बिग कैट्स के प्राकृतिक आवासों के लिए वैश्विक सहयोग और संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना। विधायी और संस्थागत विकास। टाइगर टास्क फोर्स रिपोर्ट 2005 से 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। NTCA की स्थापना संशोधन के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध के नियंत्रण ब्यूरो को वैधानिक निकायों के रूप में स्थगित किया गया। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र NTPC लिमिटेड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अपने संयुक्त उद्यम अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान में 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की योजना बनाई जा रही है। पृष्ठभूमि: मार्च 2024 में NTPC IL के साथ एक पूरक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु बिजली संयंत्र और 1400 मेगावाट के चुटका मध्य प्रदेश परमाणु बिजली परियोजना में संयुक्त रूप से विकसित करना है। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र MBRAPP के बारे में अवस्थित। MBRAPP भारत के राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अवस्थित होगा। यह स्थल माही नदी के तट के निकट है। क्षमता: संयंत्र की स्थापित क्षमता 4 गुना 700 मेगावाट विद्युत होगी, जो कुल 2800 मेगावाट होगी। रिएक्टर प्रौद्योगिकी: इस परियोजना में स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर तकनीक का उपयोग किया जाएगा। चुटका मध्य प्रदेश परमाणु ऊर्जा परियोजना के बारे में अवस्थित। यह मध्य प्रदेश के मांडला जिले के नारायणगंज तहसील में स्थित होगी। क्षमता: इस संयंत्र में 2 गुने 700 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयाँ होंगी, जो कुल मिलकर 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। रिएक्टर प्रौद्योगिकी: इस परियोजना में भी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर तकनीक का उपयोग किया जाएगा। कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण के लिए राष्ट्रीय मिशन नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन पर केंद्र सरकार का विचार कर रही है। सहयोग: सरकार, उद्योग एवं शिक्षा जगत के साथ मिलकर भारत विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र तथा भारत विशिष्ट CCUS प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी। परिनियोजन मिशन उन पायलटों संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करेगा जो प्रतिदिन 500 टन CO2 संग्रहण कर सकते हैं। संबंधित मंत्रालय विभाग, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग एवं प्रधानमंत्री कार्यालय PMOS के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यकाल इस मिशन के लिए कार्य समूह गठन करेगा। भारत में 3 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थल। भारत में 3 नए आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, जिसे रामसर स्थलों अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की संख्या मौजूदा 82 से बढ़ाकर 85 हो गई है। भारत में 9 नामित रामसर स्थलों के बारे में नंजरायण पक्षी अभयारण्य अवस्थित। वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। मेट्रो रेल परियोजना: बेंगलुरु मेट्रो चरण
3 परियोजना, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना, पुणे मेट्रो चरण 1 परियोजना, हवाई अड्डा परियोजना, बागडोगरा हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल, बिहटा हवाई अड्डा बिहार। भारत में सौर ऊर्जा स्थापना। जनवरी से जून 2024। भारत ने 2024 की पहली छमाही के दौरान 15 गीगावाट की रिकॉर्ड सौर स्थापना दर्ज किया। यह सौर क्षमता वृद्धि के सबसे पिछले रिकॉर्ड को पार कर गई है। पिछली अवधियों के से तुलना तो वर्ष 2023 में छमाही में भारत ने 3.89 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी। जनवरी से जून 2024 में जोड़ी गई 15 गीगावाट 2023 की इस अवधि की तुलना में 282% की वृद्धि दर्शाती है। वर्तमान सौर क्षमता। जून 2024 तक भारत की संचयी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 87.2 गीगावाट है। वर्धा बंदरगाह। भारतीय प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालाघर में लगभग 76,000 करोड़ की वर्धा बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर आरक्षित श्रेणी समूहों को उप विभाजित करने का अधिकार है। ऐसा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने विजिन्या बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में वर्ष 2004 के निर्णय को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि इस तरह का उपवर्गीकरण स्वीकार्य नहीं, क्योंकि अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी एक सजातीय वर्ग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि 6.6:1 में बहुमत दिए गए। निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि किसी वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण मौलिक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक आवश्यक है। विधिक परिकल्पना। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रपति सूची एक कानूनी परिकल्पना है जो वास्तविक मौजूद नहीं है, लेकिन कानून के उद्देश्य के लिए इसे वास्तविक एवं विद्यमान माना जाता है। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट एवं भारत बांग्लादेश संबंधों पर इसका प्रभाव। हाल ही में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने तथा बंगाल छोड़ने से भारत के लिए कई अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गई। बांग्लादेश में शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत बांग्लादेश संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट एक संक्षिप्त विषय है। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के कई कारक हैं, जैसे चुनाव में धांधली के आरोप, निरंकुश शासन, कपड़ा उद्योगों पर कोविड-19 का प्रभाव, टका, बांग्लादेश की मुद्रा का अवमूल्यन, रोजगार में कमी आदि। लेकिन तात्कालिक कारण 30% आरक्षण संबंधी प्रावधान है। राजनीतिक असंतोष। शेख हसीना सरकार के प्रशासन पर विपक्ष के मुद्दों को व्यवस्थित रूप से दबाने का आरोप लगाया गया है। सत्ता में उनके लंबे शासनकाल में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन जैसी घटनाएं हुई हैं। आलोचकों के तर्क है कि हसीना की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं को कमजोर किया। उनके कार्यकाल के दौरान चुनाव धांधली और हिंसा के आरोप से प्रभावित हुए थे। मानवाधिकार उल्लंघन। शेख हसीना सरकार के तहत मानवाधिकार उल्लंघन की अनेक रिपोर्टें सामने आई हैं, जिनमें लोगों को जबरन कारावास और न्यौतारे हत्याएं शामिल हैं। मीडिया सेंसरशिप। हसीना प्रशासन को प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को और मीडिया आउटलेट्स को अक्सर उत्पीड़न, कानूनी कार्यवाही या बंद का सामना करना पड़ता है। आर्थिक कारक। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हालांकि बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों का सामना कर रही है।
युवाओं में असंतोष, विशेष रूप से नौकरी के अवसरों और आर्थिक संभावनाओं के बारे में अशांति को बढ़ावा देता है। विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के बारे में छात्रों द्वारा आंदोलन। जुलाई 2024 में छात्रों द्वारा विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% नौकरी कोटा बहाल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकारी नौकरी का आवंटन किया गया था। आरक्षण कोटा समाप्त करने की मांग। 170 मिलियन की आबादी वाले बांग्लादेश में करीब 32 मिलियन युवा बेरोजगार हैं या शिक्षा से वंचित हैं। उत्तेजित छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लिए 30% आरक्षण कोटा समाप्त करने का आह्वान किया। सुरक्षा सहयोग बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली AL से हुई इस्तीफा। 5 अगस्त 2024 को दी शेख हसीना प्रधानमंत्री से इस्तीफा पद से। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज़-जमान ने एक प्रसारण में घोषणा की कि सेना एक अंतरिम सरकार का गठन करेगी। शेख हसीना सरकार पतन तथा भारत पर प्रभाव। अंतरिम सरकार की प्रकृति। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर-जमान कार्यरत संभाला। भारत मलेशिया का संबंध। भारत और मलेशिया ने दोनों देशों के नेताओं के बीच वार्ता के दौरान अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत करने का निर्णय किया। मलेशियाई प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद हालिया घटनाक्रम। वर्ष 2018 के बाद किसी मलेशियाई प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। नागरिक संशोधन अधिनियम। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन। कोविड-19 महामारी जैसे मुद्दों पर तनाव के मद्देनजर वर्ष 2018 के बाद से यह किसी मलेशियाई प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। साझेदारी में वृद्धि। भारत और मलेशिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2015 में स्थापित पिछली संवर्धित रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़ते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया। समझौता। एक समझौता ज्ञापन श्रमिकों की गतिशीलता, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन, खेल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए एक नए समझौते ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रिक्स सदस्यता। मलेशिया के प्रधानमंत्री के अनुसार भारत में मलेशिया का प्रयास करते हैं। सहयोग के क्षेत्र। दोनों नेताओं ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, निवेश, व्यापार, आधुनिक कृषि, शिक्षा और सैन्य सहयोग में बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सीमाओं के सुरक्षा के लिए संयुक्त अभियान की संभावना पर भी ध्यान दिया। विशेष आवंटन। भारत ने खाद्य आयात पर मलेशिया की चिंताओं का समाधान करते हुए उसे 2 करोड़ मीट्रिक टन सफेद चावल के विशेष आवंटन पर सहमति व्यक्त की। भारतीय और मलेशियाई दृष्टिकोण। भारत पोलैंड साझेदारी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करना था। प्रवासी भारतीय के योगदान को मान्यता। भारतीय प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों को भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया और जाम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की घोषणा की, जिसमें प्रतिवर्ष 20 युवाओं को भारत में आमंत्रित किया गया। उन्होंने
उन्होंने ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकाला गया, की सफलता में भारतीय प्रवासियों की भूमिका को स्वीकार किया। पोलैंड की प्रधानमंत्री से मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी। भारतीय प्रधानमंत्री वॉर्सो में पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने देशों के बीच व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, सांस्कृतिक सहयोग और नागरिक के संबंधों पर चर्चा की। सहयोग के अवसर, दोनों देशों ने खाद्य प्रसंस्करण, शहरी बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, एआई और खनन जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की तलाश करने में प्रतिबद्धता व्यक्त की। रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत की भूमिका। भारत की संभावित भूमिका। पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रतीकात्मक संकेत। नरेंद्र मोदी ने अपने देश की सेवा के दौरान शहीद हुए पोलिश सैनिकों का सम्मान करते हुए वॉर्सो में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात। पोलैंड में कबड्डी को बढ़ावा देना, कबड्डी के लिए समर्थन। मोदी ने पोलैंड के कबड्डी महासंघ सदस्यों से मुलाकात की। यूरोप में खेल को लोकप्रिय बनाने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए रूप में खेल को उजागर करने के उनके प्रयासों की सराहना की। यात्रा का निष्कर्ष। 2 देशों की यात्रा का हिस्सा। पोलैंड की यात्रा प्रधानमंत्री की 2 देशों की यात्रा का हिस्सा है, जिसमें यूक्रेन का उनका अगला गंतव्य है। भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन का दौरा। भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन। जनवरी 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध शुरू होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। तिथि 21 से 23 अगस्त 2024। संबंधित तथ्य। यूक्रेन की यात्रा। भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड दौरे के बाद एक विशेष रेलगाड़ी रेल फोर्स 1 से 23 अगस्त को 7 घंटे की संक्षिप्त यात्रा पर यूक्रेन पहुंचे। रेल फोर्स 1 के बारे में। यूक्रेन रेलवे द्वारा संचालित यह विशेष ट्रेन मूल रूप से क्रीमिया पर्यटन के डिजाइन की गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध और यूक्रेनी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण यह विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए पसंदीदा यात्रा मोड बन गया। यह ट्रेन पोलैंड के प्रेजेमिल्स गोलोनिक से कीव तक 700 किलोमीटर की यात्रा लगभग 10 घंटे में पूरी करती है। फरवरी 2023 में राष्ट्रपति जो ब्रिटेन के यूक्रेन यात्रा के बाद इसका नाम बदलकर रेल फोर्स 1 कर दिया। 4 समझौते ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और खाद्य उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग। चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता 2024-28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम। सहयोग और मानवीय सहायता। भीष्म क्यूब। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म और भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित और मैत्री भारत भीष्म क्यूब भेंट किए। ये पोर्टेबल अस्पताल है जिन्हें तेजी से तैनात किया जा सकता है। ये गोली लगने, जलने, फ्रैक्चर और अन्य कई तरह की चिकित्सा आपात स्थितियों निपटने के लिए सुसज्जित किया गया। प्रत्येक क्यूब 200 से अधिक रोगियों का इलाज कर सकता है। भारतीय विशेषज्ञ यूक्रेनी कर्मियों को उनके संचालन के बारे में प्रकाशित करेंगे। महात्मा गांधी प्रतिमा। मोदी ने कीव के ऑफिस ऑफ पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। समकालीन वैश्विक चुनौतियों के समाधान के रूप में गांधी के शिक्षाओं पर रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री जन धन योजना की वह कौन सी प्रमुख विशेषता है जो वित्तीय समावेशन के इसके लक्ष्य में योगदान देती है? खाताधारकों के लिए दुर्घटना बीमा के साथ मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड।